क्लास लूँगा अभी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीष पांडे आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स क्लास लूँगा। तो हम अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने क्लास 11 में क्या पढ़ा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा सिलेबस है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और जब तक हम क्लास 11 वाले सिलेबस को एक में क्लियर नहीं हो जाएंगे, हम क्लास 12 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो क्लास 11 में हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास क्लास 11 में चैप्टर 1 था हम लोगों का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन, फंक्शन, लिमिटेशन, स्कोप्स, ये सब चीज़ों को हमें चैप्टर 1 में बताया गया था। चैप्टर 2 जो था वो था कलेक्शन ऑफ डाटा। जैसे कि हमें पता है स्टैटिस्टिक्स का जो डेफिनेशन है वो 5 शब्दों में ही छुपा हुआ होता है, 5 लेटर्स में। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। और ये 5 शब्द को अगर हम लोग 5 लेटर्स को अगर ले लें, C फॉर कलेक्शन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर एनालिसिस एंड I फॉर इंटरप्रिटेशन, तो हम सिर्फ COPAI कोपाई को याद रखें तो हमें पूरा का पूरा डेफिनेशन याद रहता है। तो स्टैटिस्टिक्स का पहला काम क्या है? डेफिनेशन कहता है कलेक्शन। तो कलेक्शन ऑफ डाटा में हम क्या करते हैं? हम डाटा को जब कलेक्ट करते हैं, उसके लिए हम डाटा कलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, कैसे कलेक्शन किया जाता है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में हमें बताया गया था। हम इन सब चीज़ों को कैसे कलेक्ट करते हैं, ये हमें कलेक्शन ऑफ डाटा में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जब डाटा को हम फील्ड से कलेक्ट करके लेके आते हैं तो उसके बाद हमारा काम होता है डाटा को ऑर्गेनाइज करना, डाटा को टेबुलर फॉर्म में डालना, डाटा को क्लासिफाई करना अकॉर्डिंग टू देयर सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मेल, फीमेल, एज के हिसाब से। जो हमारा डाटा होता है उस डाटा के हिसाब से हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हमने क्या पढ़ा था? डाटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। और इस प्रेजेंटेशन में हमने स्पेशली दो तरह के प्रेजेंटेशन को देखा था। एक था डायग्रामेटिक और दूसरा ग्राफिकल। डायग्राम्स में हमें पता है बार डायग्राम, पाई डायग्राम, रेक्टेंगुलर डायग्राम, ये सब चीज़ों को हम लोग करते हैं। मेनली हम लोग बार डायग्राम और पाई डायग्राम को ही ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको ओगिव भी कहा जाता है, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा है। नेक्स्ट मेजर, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, इसमें हम लोग मेनली 3 चीज़ों को स्टडी किए थे। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो 3 टाइप्स हैं वो थे मीन, मीडियन एंड मोड। और मीन को फिर हमने पढ़ा था कि मीन इज ऑफ 3 टाइप्स, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो ये सब चीज़ों को हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था। बेस्ट, जैसे कि हम लोग को पता है कि अरिथमेटिक मीन इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये सब चीज़ें हमें इसलिए याद करके रखना जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग जो भी पढ़ेंगे, जो भी नेक्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, सॉरी नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के सिलेबस में, हम अगर फर्स्ट ईयर के सिलेबस को क्लियर नहीं रखें तो सेकेंड ईयर में हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर में आपने जो भी पढ़ा है उन सब चीज़ों को आप क्लियर रहो। अगर कहीं पे डाउट होता है तो उस सब चीज़ों को आप क्लियर कर लो। हेल्प के लिए हम लोग हैं आप लोगों के साथ। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद हमने पढ़ा था मेजर ऑफ डिस्पर्सन।
इसमें हमने दो तरह का मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ा था, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसमें हमने पढ़ा था रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, इधर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था मेजर ऑफ डिस्पर्सन में। और फिर हमने पढ़ा था कोरिलेशन। कोरिलेशन अभी तक हमने जो भी पढ़ा था ऊपर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, रेंज, ये सब सिंगल वेरिएट होता है सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर। जैसे कि हाइट्स का, किसी के हाइट का, कुछ स्टूडेंट का हाइट का डाटा का अगर एनालिसिस करना है, मीन, मीडियन, मोड निकालना है, मार्क्स का निकालना है, तो सिर्फ एक वेरिएबल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, जब कोरिलेशन को हम स्टडी किए थे तो दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में जब रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है तो ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कोरिलेशन में, जैसे कि मान लो प्राइस एंड डिमांड, हाइट, वेट, ये सब चीज़ों का हम लोग जब कोरिलेशन निकालते हैं, दो रिलेशनशिप निकालते हैं, तो इससे हम लोग कहते हैं कोरिलेशन। और कोरिलेशन का रेंज हमें पता था कि -1 टू +1 तक होता है। जब -1 होता है तो देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और जब +1 होता है तो देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन में हमने देखा था कि मेनली 3 कोरिलेशंस को हमने स्टडी किया था। एक होता है स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये मेनली हम लोगों ने 2 कोरिलेशन को स्टडी किया हुआ था। और नेक्स्ट जो टॉपिक था हम लोग का, जो लास्ट टॉपिक था फर्स्ट ईयर में, वो है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हमने क्या स्टडी किया था? इंडेक्स नंबर क्या स्टडी करता है? चेंज जो रिलेटिव चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस, ये सब जब हम स्टडी करते हैं इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में मेनली हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, दो चीज़ों को स्टडी करते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर जब हम लोग दो डिफरेंट पीरियड्स के प्राइस में जो चेंज को स्टडी करते हैं उसको हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। और जब दो डिफरेंट पीरियड्स या दो डिफरेंट प्लेसेस की क्वांटिटी के को अगर हम लोग में चेंज के को मेजर करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। मेनली हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर को ज़्यादा देखते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था लेस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर, अलग अलग फॉर्मूला, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, ये सब फॉर्मूलाज को स्टडी किया था हम लोगों ने। और हमें पता है कि एक टेस्ट होता, दो टेस्ट बताया गया है कि जितने भी इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज हैं इसमें से कौन सा बेस्ट है निकालना है, तो उसके लिए हमें एक टाइम रिवर्सल टेस्ट और दूसरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बताया गया है। और इसको अप्लाई करने के बाद हमने देखा था कि फिशर्स इंडेक्स नंबर जो होता है उसे बेस्ट मेजर ऑफ इंडेक्स नंबर माना जाता है, क्योंकि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो ये अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमने फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा, और ये हमें करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हम बिना फर्स्ट ईयर के क्लियरेंस के, बिना फर्स्ट ईयर में के हम लोग सेकेंड ईयर में के टॉपिक्स को इजीली नहीं समझ सकते। फर्स्ट ईयर में हम जितना क्लियर रहेंगे सेकेंड ईयर हमारे लिए उतना इजी होगा। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन क्लास 12। और क्लास 12 में अब जो हमारा सिलेबस है वो हमें बताता है कि क्लास 12 में हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट जो है उसे वो कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, जिसमें हमारे पास 20 मार्क्स है। सेकेंड यूनिट थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो सबसे बड़ा यूनिट है, और इसमें हमें 40 मार्क हमारे पास है। यूनिट 3 एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, इसमें हमारे पास 25 मार्क्स है। और यूनिट 4 जो सैंपल सर्व है जिसमें हमारे पास 15 मार्क्स है। तो ये हमारे पास टोटल 100 मार्क्स है। और इसी के ऊपर हमें, और तो हम
यहाँ पे सिर्फ सिलेबस के मार्क्स को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 या 2 टॉपिक को हमें टच करना है, हमें पूरा का पूरा 100 मार्क्स को ही लेके चलना है। और इतना मुश्किल भी नहीं है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है इस पे ये हम लोग जिनका मैथ्स रहा है, मैथ्स तो सभी का रहा है, हम लोग क्लास 11-12 में हमें बहुत कुछ चीज़ें मिल चुकी है। तो कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस ये आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक होगा। इसमें हम लोग कुछ मज़ेदार चीज़ों को, मज़ेदार टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप लोग अगर अच्छे से करें। एंड सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही स्कोरिंग है, इसमें हमारे पास स्कोर करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें हम आगे चल के 2 तरह के ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ये सब चीज़ों को बाद में स्टडी करेंगे। बस अभी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सिलेबस को डिस्कस कर रहा था कि आप लोगों के पास, आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए जिससे आप लोग आगे अपने पढ़ाई को अच्छे से कर सको। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, ऑपरेटर्स है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायगोनल डिफरेंस टेबल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग वैल्यूज़, ये जस्ट लाइक ए पजल गेम की तरह है। आप लोग अगर थोड़ा सा भी मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं देन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। स्टेटमेंट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला, फॉरवर्ड फार्मूला, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, ये जस्ट लाइक ए मैथमेटिकल पजल, ये पूरा का पूरा जो कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस है, ये बस आपको मैथ्स के साथ थोड़ा खेलना है और बाकी पूरा का पूरा टॉपिक आपके लिए इजी लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो जिसमें 40 मार्क है हमारे पास। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि बहुत वास्ट सिलेबस है और इसका आधा से ज़्यादा हमारे पास पढ़ा हुआ है, क्योंकि क्लास 12 में आप लोगों के पास थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। और आप जब टॉपिक्स को पढ़ने जाओगे देखोगे कि क्लास 12 में भी और शायद आई थिंक क्लास 10 में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत मिला होगा। तो यहाँ पे आप लोग ये पूरा का पूरा जो सिलेबस को पढ़ने जाओगे देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तो आप लोग का पढ़ा हुआ ही है, तो इसमें मेहनत कम करना पड़ेगा। ये है पोर्शन है। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक टर्म्स है ये आप लोगों का पूरा जाना हुआ है। एडिशन, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेसिक टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस, एग्जॉस्टिव केसेस, इक्वली लाइकली केसेस, नल इवेंट, सर्टेन इवेंट, ये सब चीज़ें जो भी है, कुछ डेफिनेशंस है प्रोबेबिलिटी के, ये सब चीज़ें आप लोगों का पढ़ा हुआ है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में, तो इसमें नया हमें देखने को मिलेगा रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम प्रोबेबिलिटी में जितना क्लियर रहेंगे ये सब चीज़ों को उतना अच्छा से कर पाएंगे। इसमें भी बहुत मुश्किल नहीं हमें मिलेगा, क्योंकि आप लोग ऐसे भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, नंबर्स के साथ आप लोगों को बिताना अच्छा लगता है, नंबर्स पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नए टर्म्स, नए टॉपिक्स मिलेंगे, बट बहुत ही ईजी है। अगर हम थोड़ा अच्छे से ध्यान से करें तो ये भी बहुत ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टैटिस्टिक्स अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसमें हम आगे चल के कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस देखने को मिलेगा, जो आप लोग अगर इन फ्यूचर ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स को लेके पढ़ते हैं तो यहाँ से जितना आप लोगों का बेस क्लियर होगा उतना आप लोगों के लिए फ्यूचर में इससे सब्जेक्ट को लेके पढ़ना आसान होगा। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स आप लोगों को डिग्री में, ग्रेजुएशन में जाने के बाद ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनका हायर सेकेंडरी में स्टैटिस्टिक्स नहीं होता और वो डिग्री में जाके स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को ले लेते हैं। मैं खुद ही, मेरा हायर सेकेंडरी में सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और बाद में मैंने डिग्री में, ग्रेजुएशन में जाने के बाद अपने सब्जेक्ट को चेंज किया। केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं इको स्टेट्स मैथ्स में आ गया। तो आपको ग्रेजुएशन में जाने के बाद 90% स्टूडेंट्स ऐसे ही मिलेंगे जिनका स्टैटिस्टिक्स हायर सेकेंडरी में नहीं होता है। तो आप, अगर आप हायर सेकेंडरी में स्टैटिस्टिक्स पढ़ के जा रहे हो, मतलब आप उन स्टूडेंट से 4 कदम पहले से ही आगे हो। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद यूनिट 3 जो है, इसमें हमारे पास 25 मार्क्स हैं।
यूनिट 3 एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हमें कुछ टेस्ट करने को मिलता है, कुछ हम लोग इसमें एस्टिमेट करते हैं, और इसमें दो तरह का टेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक लार्ज सैंपल टेस्ट है, एक स्मॉल सैंपल टेस्ट है। तो सैंपल क्या होता है, ये सब चीज़ों को हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितना इंटरेस्टिंग है। और ये सब चीज़ें हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि अरे ये चीज़ तो हम लोग यूज भी करते हैं, इसको तो हम लोग ऐसे अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पे यूज कर रहे हैं, लेकिन ये टर्म्स के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन जब हम इसको स्टडी करेंगे तो पता चलेगा वो ये ऐसा ही है। इस चीज़ को स्टैटिस्टिकली ये कहा जाता है, मैथमेटिकली इस शब्द को हम लोग ये शब्द ऐसे बोला जाता है। लेकिन हम अपने डेली लाइफ में हर कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे स्टैटिस्टिकल टर्म्स को यूज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं। और आप लोग देखेंगे कि जो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो इतना वास्ट है कि स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के आप कुछ सोच ही नहीं सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें बायोलॉजी पसंद है, हम मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, हमें मैथ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको जब वो एमबीबीएस कर रहे होते हैं तो उनको स्टैटिस्टिक्स मिलता है। कुछ लोग इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, नहीं हम इंजीनियरिंग साइड में चले गए, आप देखोगे कि वहाँ पे उनको स्टैटिस्टिक्स मिल रहा है। जो लोग कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं, हमें मैथ से मतलब नहीं है, हम थोड़ा लेकिन जाके देखोगे आप लोग उनको कि जो नया सिलेबस है, नया सिलेबस क्या पहले से ही सिलेबस है, पुराने सिलेबस में कंपलसरी नहीं था, लेकिन अभी के सिलेबस में तो कंपलसरी है कि उनको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। जो एमकॉम कर रहे हैं उनको चाहिए, जो एमबीए कर रहे हैं उनको चाहिए। और खास करके जब रिसर्च के लिए कोई आगे बढ़ रहा है तो वो स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के वो रिसर्च कर ही नहीं सकता। तो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप इतना बड़ा है, और ये सारे टर्म्स उनको आगे चल के मिलता है। जो आप अभी हायर सेकेंडरी में पढ़ने जा रहे हो, वही कोई नया स्टूडेंट जब पीएचडी करने जाता है तो उनको ये सब टर्म्स को सीखना पड़ता है। तो आप लोग तो बहुत नसीब वाले हो कि यहीं से स्टैटिस्टिक्स का आप लोगों ने शुरुआत कर दिया है। तो अच्छे से स्टडी करने से ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। उसके बाद जो यूनिट 4 है, ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है। यह है सैंपल सर्वे। इसमें 15 मार्क्स है, और इसमें हम लोग सैंपल सर्वे, कंप्लीट इन्यूमरेशन, तो मेनली हमारे पास हमें दो चीज़ों को जानना जरूरी होता है कि सैंपल क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होता है। हम अपने डेली लाइफ में हमेशा पॉपुलेशन की बात करते हैं कि पॉपुलेशन इतना है, पॉपुलेशन ये पॉपुलेशन, लेकिन जब हम स्टैटिस्टिकली जाएंगे तो देखेंगे कि पॉपुलेशन का मीनिंग क्या होता है। हम सिर्फ जो शब्द को अपने डेली लाइफ में बोल रहे हैं, सैंपल की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, उसी चीज़ को जब हम स्टैटिस्टिकली समझने जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास हम ये सब चीज़ों को कैसे करते हैं, क्या किया जाता है। हम लोगों ने देखा होगा कि पॉपुलेशन सेंसस होता है इंडिया का, तो वो जो सेंसस मेथड है उसके बारे में भी हमें पता चलेगा कि वो कैसे किया जाता है, या फिर वो उसका जो टेक्निक है वो कहाँ से वो जो तैयार हो के क्वेश्चन लेके आते हैं, एक बड़ा वाला फॉर्म लेके हमारे सामने आते हैं, उसको फिलअप किया जाता है। अब तो डिजिटल हो गया है। अब जब नेक्स्ट 2021 में हमारे पास जब पॉपुलेशन सेंसस के लिए लोग आने वाले हैं, तो वो डिजिटल आप लोग देखेंगे कि एक मशीन लेके आए हैं और मशीन में ही डाटा इनपुट कर रहे हैं। तो चीज़ें अपडेट हो रहा है, और जहाँ पे भी आप लोग देखो वो मशीन में भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक ही यूज है। अब क्रिकेट में हम लोग देखते हैं प्रेडिक्शन किया जाता है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको समझ में आता होगा कि 12 ओवर के बाद किसी टीम का स्कोर इतना है तो 20 ओवर में इतना होगा। तो ये जो होता है ये एक प्रेडिक्शन है, और ये प्रेडिक्शन क्या होता है, स्टैटिस्टिकली इसको प्रेडिक्ट किया जाता है। दो टीमों के बीच में मैचेस है, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसमें चांसेस जो निकाले जाते हैं, ये चांस भी एक स्टैटिस्टिक्स ही है। इसको छोड़ के हम लोग मतलब स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के आप लोग कहीं पे कुछ सोच भी नहीं सकते। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे कि क्रिकेट मैचेस में ही मान लिया दो टीमों के बीच मैच है, फुटबॉल मैच है, दो बड़े टेनिस खिलाड़ियों के बीच में मैच है। तो जब ये मैचेस होता है तो देखा जाता है कि उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, एक दूसरे के खिलाफ हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड है, वो चीज़ों को पहले देखा जाता है। देख के वहाँ से एक एनालिसिस किया जाता है, वहाँ से एक कैलकुलेशन किया जाता है कि किसका चांस ज़्यादा है, कौन ज़्यादा
भारी पड़ रहा है एक दूसरे पे। इंडिया बांग्लादेश का मैच हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, तो ये चीज़ों को, जो ये रिकॉर्ड्स को, ये हमने पहले एचएस फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स, कहीं ना कहीं पे स्टैटिस्टिक्स मीन्स ही डाटा होता है, और ये डाटा जो सेव करके रखना, उसको स्टडी करना, यही काम है स्टैटिस्टिक्स का। और ये स्टैटिस्टिक्स हर जगह पे, आप जैसे कि एचएस के बाद अगर आप डिग्री पढ़ने के लिए जा रहे हो, कोई बीएससी के लिए आप लोग जब जाओगे, तो आप लोग जब कॉलेज में जाओगे, तो कोई भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन नहीं ले लोगे। आप लोग देखते हो कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है। ये जो आप लोग देखोगे, समझोगे, ये भी कहीं ना कहीं पे एक स्टैटिस्टिक्स है कि उसका रिकॉर्ड क्या है, अभी तक का जो रिकॉर्ड है वही तो स्टैटिस्टिक्स है। तो जब हम ये सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं, तब जाके हम पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स में पूरा घुस पाते हैं। तो यही 4 यूनिट हमारे पास है, सिर्फ 4 यूनिट, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। जैसे कि पिछले सेमेस्टर में 8 यूनिट था, लेकिन छोटा छोटा था। इस बार 4 यूनिट है, लेकिन सिलेबस थोड़ा बड़ा है। टाइम है हमारे पास, उतना टफ कुछ भी नहीं है। बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने जब पढ़ने जाओगे तो देखोगे कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप लोगों को इसके बारे में आइडिया है, ये चीज़ तो जाना हुआ है। थियोरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन थ्योरी भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्कोरिंग पेपर है। इसमें हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 90 प्लस अगर आप लोग सोच के चलते हैं तो इजीली स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा बस मेहनत करना होगा और कंसंट्रेशन के साथ करना होगा। तो यही है। हम नेक्स्ट डे से अपना क्लास को स्टार्ट करेंगे। मुझे लगा था कि सिलेबस को डिस्कस करना ज़रूरी है। सिलेबस जब क्लियर होगा तो हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाएंगे। नहीं तो हमेशा एक हमारे स्टूडेंट लाइफ में भी एक हम लोगों के दिमाग में भी एक क्वेश्चन मार्क रहता था, सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। तो जब पहले ही सिलेबस मिल जाता है तो हमारे पास एक पिक्चर क्लियर होता है, हम उसके हिसाब से स्टडी करके जा पाते हैं। तो ये एक अच्छा तालमेल बना के हम स्टडी कर सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक एक टॉपिक को स्टडी करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास होगा, मैं यूनिट 4 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यूनिट 4 जो सबसे सिंपल है, और यहाँ पे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा है, और बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो जो सबसे आसान है वहीं से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए, अगर कुछ नया चीज़ मिलता है, कुछ थोड़ा टफ भी मिलता है, तो उतना मुश्किल नहीं लगेगा। और पहले क्लास से ही अगर हम लोग थोड़ा सा जो एकदम नया टर्म को लेके आ जाएंगे, नया, तो हम में यही पेपर बोरिंग लगने लगेगा। तो नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे, सैंपल सर्वे से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए, आप लोग को कभी भी, एनी टाइम आप लोग हेल्प ले सकते हो इस पूरा का पूरा पेपर से रिलेटेड। बाकी हम जब नेक्स्ट क्लास को में करेंगे तो हम आगे बढ़ाएंगे अपने सिलेबस को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग अपने टीचर्स के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप करते हैं, नेक्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं, फिर समझते हैं एक दूसरे को। थैंक यू।